हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज, आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पूर्व में चर्चा किए गए विषय सममात्रा या समुत्पाद वक्र के अगले भाग के साथ, जहां मैं आज पिछली चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था कि समुत्पाद वक्र क्या होता है, आइसो कॉस्ट लाइन क्या होता है, उत्पादक का संतुलन कहाँ होता है, विस्तार पथ क्या होता है, विस्तार पथ वक्र क्या होता है। और आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कीमत साधन वक्र क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि साधन कीमत प्रभाव का विस्तार प्रभाव और तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव में हम लोग किस प्रकार विभाजन कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे रीज रेखाएं क्या हैं। पुनः देखेंगे हम लोग कि पैमाने के प्रतिफल को, जो उत्पत्ति के नियम जो उत्पत्ति के नियम हैं, पैमाने के प्रतिफल और ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम, उन्हें हम समुत्पाद वक्रों की सहायता से किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि ये साधन का न्यूनतम लागत संयोग क्या होगा, जहां उत्पादक को अपना उत्पादन करना चाहिए, जो बना के रखना चाहिए अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उत्पादक अपने फर्म में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। चर्चा का विषय है सममात्रा या समुत्पाद वक्र। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कीमत साधन वक्र क्या है। तो ये कीमत साधन वक्र जिस प्रकार विस्तार पथ वक्र आईसीसी के समतुल्य था उदासीनता वक्र विश्लेषण के, उसी प्रकार ये फैक्टर प्राइस कर्व जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण के पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व के समानांतर अवधारणा है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ लिया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्स एक्सिस पर वही लेबर है और वाई एक्सिस पर कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ एनपी जो है प्रारंभिक, उसका आइसो कॉस्ट लाइन है, जो मान लीजिए कि अगर 7000 है। ठीक है, 7000 उसका कॉस्ट है और आइसो कॉस्ट लाइन जो है एनपी है, जिस पर उत्पादक जो है 5000 यूनिट का उत्पादन कर रहा है और इस बिंदु पर संतुलन में। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस पर उपलब्ध श्रम का बाजार कीमत जो है वो गिर जाता है, सस्ती हो जाती है वो, तो उसे अधिक मात्रा में उत्पादक पूर्व के लागत स्तर पर खरीद पाएगा। अब जब उसको खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारा कॉस्ट लाइन जो है आइसो कॉस्ट लाइन वो शिफ्ट होकर के यानी क्यू हो जाएगा। पुनः अगर शिफ्ट करता है, पुनः अगर उसकी बाजार कीमत जो है उस लेबर की श्रम की घटती है तो शिफ्ट होकर वो एनआर हो जाएगा। और उसी प्रकार संतुलन भी ये 5000 यूनिट से बढ़ के 6000 यूनिट पर हो जाएगा, फिर 7000 यूनिट पर हो जाएगा और संतुलन बिंदु भी चेंज होता चला जाएगा। और उन्हीं संतुलन बिंदुओं को जब हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे, जो यहाँ आप पिंक कलर में देख रहे होंगे जिसे मैंने मिलाया है, अगर उसको एक सीधी रेखा से मिला देंगे तो हमें पीएफसी वक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कीमत साधन वक्र बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कीमत साधन वक्र क्या है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे साधन कीमत प्रभाव का, क्योंकि हम लोगों ने कीमत साधन वक्र से देखा उसका हम लोग विस्तार प्रभाव में, अर्थात जो आईसीसी के संपूर्ण अवधारणा थी विस्तार पथ वक्र, ठीक है, और तकनीकी
प्रतिस्थापन प्रभाव में किस प्रकार विभाजन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण में कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभक्त किया था। कुछ उसी तरह की अवधारणा यही है, उसी तरह की नहीं, उसी के समानांतर अवधारणा है। तो वहाँ तो दो अप्रोच थे, हिग्स और सलस्की के, लेकिन यहाँ एक ही है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग विभाजित कर सकते हैं कीमत साधन कीमत प्रभाव को विस्तार प्रभाव और तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव में। तो यहाँ वही है, एक्स एक्सिस पर मैंने लेबर लिया है और वाई एक्सिस पर कैपिटल है, और प्रारंभिक हमारा ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है ये HC है, और मैं इसको बड़ा कर पाऊँ तो ठीक है। चलिए, हाँ आप ठीक से देख पा रहे होंगे। तो चलिए, एक्स एक्सिस पर मैंने लेबर को लिया है और वाई एक्सिस पर कैपिटल है। अब यहाँ देख रहे हैं कि HC जो है हमारा, HC आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारा प्रारंभिक आइसो कॉस्ट लाइन है जिस पर संतुलन में उपभोक्ता है 500 यूनिट का उत्पादन करके। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए लेबर की कीमत घटी, जैसा मैंने पिछले विशेष गति में बताया कीमत साधन वक्र वाले में, कि अगर कीमत घटी तो क्या हो जाएगा, लेबर की कीमत घटी तो नया आइसो कॉस्ट लाइन हो जाएगा, क्या, कौन सा, HF। ठीक है, आप देख रहे होंगे H और F, वो नया कॉस्ट लाइन हो जाएगा। और नए कॉस्ट लाइन पर उत्पादक जो है एक नए संतुलन पर होगा और वो अधिक मात्रा का उत्पादन कर पा रहा होगा। और वो संतुलन कितने यूनिट पर है इस चित्र में, तो वो संतुलन है 800 यूनिट पर, और वो संतुलन बिंदु है ये। ठीक है, और उस दोनों संतुलन बिंदु को जब हम मिला देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, ये कीमत साधन वक्र। ठीक है, अब चलिए इतना तो आप समझ गए कि कीमत प्रभाव क्या था। तो कीमत प्रभाव, साधन कीमत प्रभाव जो है वो AD के बराबर है। पहले संतुलन कितना था, कहाँ पर, तो पहले संतुलन था इस बिंदु पर। ठीक है, और अब संतुलन खिसक के आ गया इस बिंदु पर। टोटल प्रभाव जो है ये D के बराबर है, और इधर अगर देखें तो ये IJ के बराबर, IK के बराबर। ठीक है, मतलब सॉरी IK नहीं, ये JK के बराबर। ठीक है, JK के बराबर, JK के बराबर जो है उत्पादक क्या करता है कि साधन जो पूर्व में वो खरीद रहा था, पूंजी जो लगा रहा था, उसके बदले वो श्रम खरीदने लगता है, प्रतिस्थापित कर देता है JK मात्रा पूंजी की श्रम से, क्योंकि श्रम सस्ती हो गई। ठीक है, ये इतना JK मात्रा घटा देता है पूंजी की, और कितना मात्रा लेबर की बढ़ा देता है अपने उत्पादन में, AD मात्रा। ठीक है, ये किसके कारण होगा, तो एक साधन के कीमत में परिवर्तन के कारण होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव कितना है और ये विस्तार प्रभाव कितना है। इसको देखने के लिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, वहाँ तो हम लोग हिग्स और सलस्की मेथड में उपभोक्ता को पूर्ण संतुलन स्तर पर ले जाते थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा कल्पना क्या करना है कि कीमत घटी तो उत्पादक तो विवेकशील है ना। उत्पादक जब विवेकशील है तो उसकी जो क्रय शक्ति बढ़ी कीमत घटने से, तो
तो कोई आवश्यक तो नहीं है कि वो सारा का सारा बढ़ा हुआ क्रय शक्ति घटी हुई साधन पर ही व्यय कर देगा। समझ रहे मेरी बात? हो सकता है वो उसकी कुछ मात्रा को दूसरे साधन पर भी व्यय करे, जैसे कि पूंजी पर जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, एक नया उसका आइसो कॉस्ट लाइन बन जाएगा। ठीक है, जो सबसे पहले के आइसो कॉस्ट लाइन जो आप HC था उसके समानांतर खींचा जाएगा। ठीक है, समानांतर कौन सा कॉस्ट लाइन मैंने यहाँ खींचा है, FG। ठीक है, और उसका संतुलन अगर देखें उस हिसाब से तो उसका संतुलन बिंदु ये है। ठीक है, इस प्रकार वो विस्तार प्रभाव जो है वो कितना हो गया, तो विस्तार प्रभाव, ये विस्तार पथवक्र है, ये दोनों बिंदु मैंने मिलाया है, आप देख रहे हैं, और विस्तार प्रभाव जो है आपका ये AB के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ जब विस्तार प्रभाव AB के बराबर हो गया और प्राइस कीमत साधन प्रभाव जो है AD के बराबर है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव कितने के बराबर है, घटा दीजिए, BD के बराबर जो है ये प्रतिस्थापन प्रभाव, तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं कीमत साधन प्रभाव को, साधन कीमत प्रभाव को विस्तार प्रभाव और तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिज रेखाओं की। तो रिज रेखाएं क्या हैं, तो रिज रेखाएं बाउंड्री लाइन्स हैं उत्पादक। ठीक है, बाउंड्री लाइन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाहर जो है ना उत्पादक के लिए उत्पादन करना लाभकर नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने एक चित्र लिया है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें OQ और OR वो बाउंड्री लाइन्स हैं, रिज रेखाएं हैं। ठीक है, और इस दोनों के अंदर जितने भी ये समुत्पाद वक्र आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने 1 2 3 4 लिया, इसको लाख में या आप हज़ार में भी मान सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले समझने के लिए मैंने सिर्फ एक वक्र पर ये किया है। अब देखिए एक ही वक्र पर पहले समझते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q और R जो है, जो मैंने यहाँ रेड कलर से डाला है, ये रिज रेखाएं हैं। और ये 4 जो है इसकी वैल्यू है 4000 या लाख, कुछ भी हो सकता है, आप जैसा आप समझें। मान लीजिए 4000 है, 4000 यूनिट्स का उत्पादक कर रहा है। अब हम लोग तो ये बात तो जानते हैं कि इस कर्व पर जो ये 4 है, इस कर्व पर उत्पादक कहीं भी संतुलन में हो सकता है। ठीक है, ये क्या बताती है, ये दोनों साधनों के उस समान अनुपात को बताती है, जो उस साधनों के, दोनों साधनों के वैसे अनुपातों को बताती है जो समान उत्पादक को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस वक्र पर हर जगह 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये बाउंड्री लाइन के अंदर ही कैसे, ये रिज रेखाओं के अंदर ही उत्पादक के लिए यह फायदेमंद क्यों है, और ये रिज लाइन से बाहर वो फायदेमंद या लाभदायक क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। H बिंदु आप देख रहे होंगे यहाँ। ठीक है, H बिंदु पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो A मात्रा लेबर का और वही मात्रा कैपिटल का वो इंगेज कर रहा है 4000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए।
ठीक है। और जब वो ये जी बिंदु पर मान लीजिए प्रोडक्शन करेगा, तब क्या हो जाएगा, वो एफ मात्रा इंगेज करेगा कैपिटल का, लेकिन वो ए मात्रा ही इंगेज कर पाएगा किसका, लेबर का। और प्रोडक्शन क्या होगा, पुराना ही 4000 यूनिट। समझ रहे हैं, मतलब ये ई एफ मात्रा जो कैपिटल का वो बढ़ाएगा, वो किसी काम का उसके लिए नहीं होगा, उसका प्रतिफल उसको शून्य प्राप्त होगा। और हो सकता है ऊपर जाए, मान लीजिए ये वक्र ऐसे है, तो मान लीजिए यहाँ पर वो उत्पादन करे, तब क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा ना सीमांत भौतिक उत्पादकता इस कैपिटल की। ठीक है, तो समझ रहे होंगे कि क्यों इस बाउंड्री लाइन से, इस बिंदु से इधर ही प्रोडक्शन करना लाभकर है उसके लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये आई बिंदु जो आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, आई बिंदु पर क्या है, तो आई बिंदु पर वही 4000 यूनिट उत्पादन करने के लिए वो कितना मात्रा, ओ बी मात्रा किसका, लेबर का इंगेज कर रहा है, और ओ डी मात्रा जो है वो कैपिटल इंगेज कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर जब मान लीजिए ये जे बिंदु पर वो प्रोडक्शन करना चाहता है, संतुलन बनाना चाहता है, तब क्या होगा, तो बीसी मात्रा से जो है जो वो लेबर बढ़ाएगा उसका सीमांत उत्पादकता 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर संतुलन बढ़ाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब सीमांत भौतिक उत्पादकता जो है इस बिंदु के बाद, रिज लाइन के बाद, वो या तो शून्य हो जाती है या घटने लगती है, निगेटिव हो जाती है, जिस कारण उत्पादक के लिए लाभदायक अवस्था जो होता है उत्पादन का, वो रिज लाइन के अंदर ही, अर्थात इस 4000 यूनिट के लिए एच बिंदु और आई बिंदु के बीच का जो ये क्षेत्र है, वहीं पर उत्पादन करना उत्पादक के लिए श्रेयकर है। समझ गए रिज लाइन क्या है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। उसी तरह जो है ये 3000 यूनिट पर भी लागू होगा, 2000 यूनिट पर भी लागू होगा और 1000 यूनिट पर भी लागू होगा। मतलब रिज लाइन हर स्तर के उत्पादन पर या उत्पादन वक्र पर, समुत्पाद वक्र पर लागू होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पैमाने के प्रतिफल को हम लोग किस प्रकार समुत्पाद वक्र द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। तभी आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है, मैंने एक ग्राफ बना के यहाँ डाला है। इसमें मूल बिंदु से जो वक्र मैंने निकाला है वो साधन के पैमाने को दिखा रहा है। ठीक है, ये हर उस रेखा पर स्थित हर बिंदु साधन, दोनों साधन के अलग अलग संयोगों को बता रहा है। ठीक है, बढ़ते संयोगों को, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे दोनों साधन के बढ़ते संयोगों को वो बताएगा। ठीक है, कैसे बताएगा, तो ये देखिए, मान लीजिए इस बिंदु पर तो इतना ही होगा, फिर इस बिंदु पर इतना होगा, इस बिंदु पर इतना होगा, बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो ये पैमाना है, उत्पादन में इंगेज किए जाने वाले साधनों का पैमाना। तो पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या था, इसको जानने के लिए विस्तार से आप मेरे द्वारा मेरे चैनल पर उपलब्ध उत्पत्ति के नियम नाम से वीडियो उपलब्ध है, कृपया उसे देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो वहीं पर आपको परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अब उसकी अभिव्यक्ति यहाँ करते हैं। जो लोग जानते हैं, 3 प्रतिफल होते हैं, विद्यमान प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल। यहाँ जो समुत्पाद वक्र हैं जितने भी दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समान मात्रा में बढ़ रहे हैं,
100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और 1100, 1100। लेकिन पैमाने पर ये दोनों सभी रेखाओं की अवस्थिति जो है समान दूरी पर तो नहीं है, अलग अलग दूरी पर है। उसी आधार पर हम यहाँ पैमाने के प्रतिफल को अभिव्यक्त करते हैं। वही दूरी जो है पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या करती है। कैसे, देखिए यहाँ विद्यमान प्रतिफल जो मैंने यहाँ किया है 100 यूनिट से 400 यूनिट तक है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए साधन की मात्रा जो हम घट रहा है, दूरी घटती जा रही है, लेकिन प्रतिफल जो है सेम है, बढ़ता सेम मात्रा में बढ़ता है, समान मात्रा में 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। लेकिन हर 100 उत्पादन की हर 100 यूनिट बढ़ाने के लिए उत्पादक को घटती मात्रा में साधन का प्रयोग करना पड़ रहा है। ये क्या हुआ? उत्पत्ति का विद्यमान प्रतिफल हुआ। अब यहाँ से देखिए कि 400 यूनिट से 700 यूनिट तक उत्पादन करने के लिए जितनी मात्रा में वो साधन की मात्रा बढ़ा रहा है उतनी ही मात्रा में, मतलब हर 100 यूनिट जो है बढ़ाने के लिए उत्पादक को समान मात्रा में उत्पादन साधनों के संयोग को बढ़ाना पड़ रहा है, समान मात्रा में, जो इस दूरी से ज्ञात होता है। वो दूरी क्या है, इसको हम व्याख्या करें तो DE के बीच की दूरी देख रहे हैं आप, EF के समान है, EF के बीच की दूरी EG के समान है। ठीक है, इस प्रकार से यह स्थिर प्रतिफल को बताता है। अब आगे चले तो अगला भाग उससे आगे जो है ह्रासमान प्रतिफल को दिखाता है। क्यों दिखाता है? कि हर 100 अधिक यूनिट उत्पादन करने के लिए उपभोक्ता को साधन संयोग जो है उसको बढ़ते मात्रा में चाहिए, तभी वो 100 यूनिट बढ़ा पाएगा। इस प्रकार साधनों का प्रतिफल जो है वो ह्रासमान। क्यों? अधिक मात्रा में हमको साधन लगाना पड़ रहा है वही समान उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, मतलब समान मात्रा में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार हम पैमाने के प्रतिफल को समुत्पाद वक्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हम लोग किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम को व्यक्त करने के लिए हम लोग वही रिज लाइन की सहायता लेते हैं। रिज लाइन क्या बताता है? बाउंड्री लाइन बताता है कि कहाँ जो है उत्पादक लाभदायक की स्थिति में रहेगा। तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम में हम लोग क्या करते थे? एक साधन को स्थिर मान लेते थे, एक साधन को परिवर्तनशील मान लेते थे। अब हम वही काम यहाँ करेंगे। एक साधन कैपिटल को स्थिर मान लेते हैं। ये रेखा जो है ये ए से जो शुरू होती है, ये रेखा कैपिटल के मात्रा को स्थिर करती है। ठीक है, और ये रिज लाइन तो बाउंड्री लाइन है, ये आप देख ही रहे हैं उत्पादक का। इससे इधर क्या होगा, इस भाग में क्या होगा, सीमांत भौतिक उत्पादकता कैपिटल की घट जाएगी या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होने लगेगा। इस भाग में क्या होगा, लेबर की सीमांत भौतिक उत्पादकता जो है वो ऋणात्मक होने लगेगी। इस प्रकार से हम तीनों स्टेज जो है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की यहाँ व्याख्या कर सकते हैं। जब कैपिटल को हम लोगों ने स्थिर मान लिया तो ये हमारा पहला स्टेज हो गया। लेकिन यहाँ उत्पादक नहीं रुकेगा, क्योंकि आगे बढ़ने पर उसे अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जो है ये ई, एफ और जी बिंदु जो है सेकेंड स्टेज का बिंदु होगा। यहीं पर कहीं ना कहीं उत्पादक जो है यही तीन उत्पादन पर कहीं ना कहीं संतुलन बनाएगा। हो सकता है इसके बीच के भी मात्रा पर कहीं संतुलन बनाए, वो उत्पादक की मर्जी। जहाँ पर उसको न्यूनतम लागत संयोग प्राप्त होगा वहाँ बनाएगा।
अब इसके आगे भी वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ थर्ड स्टेज लागू है। सीमांत उत्पादकता जो है, जो हमारा परिवर्तनशील साधन है लेबर, इसकी सीमांत उत्पादकता निगेटिव हो रही है, जीरो या निगेटिव हो रही है, जीरो के बाद निगेटिव हो रही है, तो यहाँ भी नहीं आएगा उत्पादन। इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट है कि हम लोग किस प्रकार समुत्पाद वक्र की सहायता से परिवर्तनशील अनुपात के नियम को व्यक्त कर सकते हैं। ये नियम क्या है, विशेष जानने के लिए आप हमारे उत्पत्ति के नियम वाले वीडियो को देखें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं कि साधन का न्यूनतम लागत संयोग उत्पादक के लिए क्या होगा, जहां उसे अपना संतुलन बढ़ाना चाहिए और अपना लाभ अधिकतम करना चाहिए। तो याद कीजिए मार्शल का समसीमांत उपयोगिता नियम, उसी के समतुल्य है ये। मतलब ये साधन की, मतलब मान लीजिए जितने भी साधन वो यूज़ कर रहा है, तो मान लीजिए ए से जेड तक कोई साधन है, उसी तरह ए से जेड क्या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन साधन 5 ही होते हैं उत्पादन के: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, उद्यम, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है पिछले वीडियो में। तो उसके अलग अलग रूप में हो सकते हैं जो उसको उत्पादक को कलेक्ट करना पड़े। तो मान लीजिए ये साधन के रूप में ABCD को से हम लोग उसको डिनोट अगर करते हैं, तो ये साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता को जब हम ये साधन की कीमत से भाग दे दें, ठीक है, तो जो मेरा भागफल प्राप्त होगा वो बराबर होना चाहिए B साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता को भाग दे दिया जाए अगर B साधन की कीमत से, तो उसके बराबर, और वो बराबर होना चाहिए C वाले से। इसी तरह जितना हम साधन यूज़ कर रहे हैं सबका ये अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि सभी साधन कीमत और सीमांत आगम उत्पाद में पूर्ण समानता होनी चाहिए। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है, सीमांत आगम उत्पाद। बहुत आसान है इसको निकालना। सीमांत भौतिक उत्पाद को हम लोग सीमांत आगम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को सीमांत आगम उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। कौन कौन? सभी साधन कीमत और सीमांत आगम उत्पाद, ठीक है, में पूर्ण समानता होनी चाहिए। मतलब 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन की सीमांत भौतिक उपज या उत्पादन का जो कीमत से अनुपात है वो बराबर होना चाहिए सभी साधन से, सभी साधन के उसी सीमांत भौतिक उपज और उस साधन की कीमत के अनुपात के। और दूसरा होता है कि सभी साधन का कीमत और सीमांत आगम उत्पाद में पूर्ण समानता होना चाहिए, समझे। मतलब कम से कम उस वस्तु को उतनी भी तो कम से कम कीमत मिले जितना उसकी लागत है। लेकिन ये चीज़ बदलता रहता है और इसको उत्पादक को विवेकपूर्ण ढंग से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर वो एडजस्ट करेगा इस नियम से तो अपना लाभ अधिकतम करेगा, नहीं कर पाएगा तो कहीं न कहीं वो लॉस का भागी बनेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।